हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए जो भी अनुच्छेद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आती है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना जो है वो कोई अनुच्छेद तो नहीं है, लेकिन ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम इसी से शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठीक है, चलिए। संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक है, तो भारत का जो संविधान शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो भारत की प्रस्तावना से ही शुरू होता है और इसे भारत के संविधान की एक आत्मा सोल भी कहा जाता है। इसमें भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, संविधान के मूल अधिकारों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की घोषणा की गई है। मतलब भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है कि एक नागरिक के क्या क्या मूल अधिकार हैं, उसको न्याय की स्वतंत्रता है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ों की स्वतंत्रता है। उसे स्वतंत्रता का अधिकार है, उसे न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार दिया गया है, प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है, जिसके माध्यम से सरकार किसी भी मनुष्य के प्रति रंग, भेद, जन्म, स्थान, लिंग आदि के ऊपर किसी भी प्रकार की असमानता नहीं कर सकती। और बंधुत्व, सभी को भाईचारे से रहने की घोषणा की गई है। 1976 के 24वें संविधान में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक है, ये जो अपन ने ऊपर देखे ना, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये स्टार्टिंग से ही जब भारत का संविधान बना तो प्रस्तावना में ये सारे शब्द नहीं थे। था संप्रभु था, लोकतांत्रिक गणराज्य था, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो है वो 1976 में 42वें संविधान के माध्यम से जोड़े गए, जब इंदिरा गांधी सरकार ने भारत में एक आपातकाल की घोषणा की थी, है ना, तब। और ये जो 42वां संविधान है ना, इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूंट यानी कि एक मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो 42वां संविधान था, इसमें यही शब्द नहीं जोड़े गए थे, इसमें और भी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। उस पर अगर कभी मौका मिला तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे 42वें संविधान संशोधन पर। ठीक है, और प्रस्तावना कोई अनुच्छेद नहीं है, लेकिन यूपीएससी में इसे हर साल सवाल बनता है। मैक्सिमम आप देखोगे कि प्रस्तावना से जुड़ा कोई ना कोई सवाल आपको यूपीएससी में देखने को ज़रूर मिलेगा। वो प्रीलिम्स में भी हो सकता है और मेंस में भी हो सकता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो हम अब बात करते हैं पार्ट फर्स्ट, संघ और उसका क्षेत्र। तो भारत संघ और उसका क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 1। भारत राज्यों का एक संघ है। भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। तो अनुच्छेद 1 जो है वो क्या करता है? वो भारत को, जो एक पूरा भारत है, उसको राज्यों का संघ घोषित करता है। मतलब भारत जो है वो काफ़ी सारी राज्यों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप देखोगे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल है ना, कर्नाटक है, ऐसे कई सारे राज्यों से मिलकर एक भारत का निर्माण होता है। तो भारत को इसलिए राज्यों का संघ घोषित करता है। भारत का क्षेत्र, भारत के अंडर कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे राज्य हैं, राज्यों का क्षेत्र जो है वो भारत के अंदर आता है। केंद्र शासित प्रदेश जितने भी है, जैसे दिल्ली है, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। और भी काफ़ी सारे ऐसे डिवाइड किए हुए हैं जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, जो डायरेक्ट केंद्र के द्वारा शासित किए जाते हैं। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र, जिसका भी अधिग्रहण भारत ने कर लिया है, वो सब भारत के क्षेत्र होंगे। उसके बाद आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण और सीमाओं में बदलाव। जैसे कि होता है ना, भारत ने एक राज्य है, अब वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा राज्य है, अब उनको अपनी प्रशासनिक व्यवस्था या फिर किसी और कारण से
जनता ने बोला कि भैया हमें तो 2 राज्य बना के दे दो, अलग अलग कर दो, ठीक है, तो वो जो कर सकती है राज्य, वो किसके माध्यम से कर सकती है? वो अनुच्छेद 3 के माध्यम से कर सकती है, ठीक है। नए राज्य का निर्माण कर सकती है और सीमाओं में कुछ बदलाव करना है, जैसे राजस्थान है ना। अब राजस्थान मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, अब उनको ऐसा करना है कि उसकी कुछ सीमाएं जो हैं वो राजस्थान को देनी है, या राजस्थानी कुछ क्षेत्र एमपी को देना है, तो वो भी अनुच्छेद 3 के माध्यम से सरकार कर सकती है। संसद को अधिकार है कि वह राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, नाम बदलने या नए राज्य बनाने का कानून बना सकते हैं। अब भारत का जो संसद है, ठीक है, तो ये अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है कि वो चाहे तो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, उसकी सीमाओं को बढ़ा सकते हैं, सीमाओं को घटा सकते हैं, राज्य का नाम बदल सकते हैं। जैसे अभी केरल वाले कह रहे हैं कि केरल जो है उसका नाम बदल के केरलम कर दीजिए, है ना, तो वो कौन कर सकता है? वो कर सकती है संसद के पास अधिकार है ये सब करने का। या नए राज्य बनाने का कानून, वो भी संसद के माध्यम से सरकार बना सकती है। और राष्ट्रपति राज्य विधानसभा से राय लेता है लेकिन बाध्य नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है वो राज्य विधानसभा से राय लेता है कि भैया हम ये बदलाव करना चाहते हैं, ये बदलाव हम कर सकते हैं, कि अगर वो चाहे तो कुछ उससे जुड़ी राय राष्ट्रपति को दे सकती है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो राय मानने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं है। वो राज्य राष्ट्रपति के ऊपर होता है कि वो करना चाहता है बदलाव तो वो कर सकता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन पार्ट 3 पर, मौलिक अधिकार, जिनको फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है। तो उसमें इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 14 जो समानता का अधिकार देता है। तो हमें जो समानता का अधिकार मिला हुआ है वो अनुच्छेद 14 के माध्यम से दिया गया है। सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। तो प्रत्येक नागरिक को कानून के समान समानता है, कानून किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकता और कानून का समान संरक्षण है, ठीक है। आपको जो संरक्षण कानून के माध्यम से मिलेगा, आपके पड़ोसी को भी वही मिलेगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किन्नर हो, ठीक है, वो किसी भी समाज से आता हो या किसी भी रंग का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबको समानता का अधिकार दिया गया है, किसके माध्यम से? अनुच्छेद 14 के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है एक और अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। 6 मूल स्वतंत्रता देती है, जैसे कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 19 व्यक्ति को बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले जाओगे, किसी को भी गाली गलौज करोगे, है ना, वो इसकी कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है। उसके बाद शांतिपूर्ण सभा, अगर आप कुछ सभा करना चाहते हैं शांतिपूर्ण, वो सभा हिंसक नहीं होनी चाहिए, तो आप सभा करने का भी अधिकार है। संगठन बनाने का अधिकार, आप संगठन बना सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं, कोई हिंदू है तो उसने हिंदू से रिलेटेड संगठन बना लिया, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सब अपनी अपनी धर्म के अनुसार संगठन बना सकते हैं। या कोई जाति का भी संगठन बनाना चाहता है तो वो जाति का भी संगठन बना सकता है ना। और भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, भारत में आप पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हो, उस पर आपको किसी प्रकार से रोका टोका नहीं जाएगा कि नहीं भैया आप इधर नहीं आ सकते, आप हमारे राज्य में नहीं आ सकते, ठीक है, हम तुम्हारे राज्य में नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप भारत के किसी भी हिस्से में जा सकते हो। किसी भी व्यवसाय करने का अधिकार, आप किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हो, ठीक है, आपको कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आपको जीवन जीने और व्यक्ति की कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है, उसका अधिकार है, जिसके माध्यम से किसी भी नागरिक को कानून की प्रक्रिया के बिना जीवन या अभिव्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21, शिक्षा का अधिकार देता है ये आपको, ठीक है। 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में इसे ऐड किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 21 हुआ करता था, उसमें इन्होंने एक अनुच्छेद 21 के अंदर अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य की गई कि पढ़ना जरूरी है
और ये बिल्कुल ही निःशुल्क रखी गई है कि 6 से 14 वर्ष का बच्चा बिल्कुल एकदम फ्री में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सरकार ने कई जगह गवर्नमेंट स्कूल खोले गए हैं। उसके बाद अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाल सकता है। ठीक है, संवैधानिक उपचार मतलब यदि आपके किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो जिले का न्यायालय है वहाँ जाओ, है ना, या फिर पूरे राज्य का जो न्यायालय है हाई कोर्ट उसमें जाओ। आप सीधे डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी याचिका दर्ज करा सकते हैं। इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। किसे? अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। किसने कहा है? इसे कहा है डॉक्टर अंबेडकर जी ने। संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। उसके बाद पार्ट 4 नीति निदेशक तत्व, DPSP जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है। अनुच्छेद 40 इसके अंतर्गत आता है। ग्राम पंचायतों की व्यवस्था की गई है। राज्यों को ग्राम पंचायतों के स्थापना और सशक्तिकरण का निर्देश दिया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, हर नागरिक को समान नागरिक संहिता दी गई है। सभी देश में सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून बनाने के निर्देश दिए गए हैं जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड कहा गया है। ठीक है, तो देश में आप किसी भी धर्म के हो सभी को समान नागरिक संहिता दी गई है अनुच्छेद 44 के माध्यम से। फिर इसमें एक और अनुच्छेद ऐड किया गया है, उसके बाद आता है पार्ट 4 मौलिक कर्तव्य। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज इसमें है जिसमें से अपन देखेंगे अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 51A नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य। इसमें नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, आपको इतना ही याद रखना है। देशभक्ति, संविधान का सम्मान। ठीक है, तो देश के प्रति आपकी जो भक्ति है मतलब देशभक्त आपको होना चाहिए। देश के प्रति आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। ठीक है, संविधान का सम्मान, हर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो संविधान का सम्मान करे। प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे, है ना, जैसे आपको अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रदूषण का ध्यान रखना चाहिए कि हम ज़्यादा प्रदूषण ना करें, जितना हो सके उससे कम प्रदूषण करें। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। ये भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। कब? 1976 में। फिर बात करते हैं पार्ट 5 जो है संघ सरकार। ठीक है, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति अपने कार्य करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा है। ठीक है, तो क्या होता है, जो राष्ट्रपति जो होता है ना, राष्ट्रपति के कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है वो जो मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा वो उसी की राय के द्वारा कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति वही करता है जो मंत्रिपरिषद की राय होती है, समझ रहे हो। उसके बाद अनुच्छेद 76 भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का प्रमुख विविध अधिकारी होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का प्रमुख विधिक अधिकारी होता है और इसको नियुक्त इसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति को द्वारा। ये आप स्टार मार्क करके रख लेना। ठीक है, कि अनुच्छेद 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल का बारे में कहा गया है और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 123 जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। संसद सत्र में न होने पर राष्ट्रपति देश हित में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि अभी संसद सत्र में नहीं है लेकिन उसको कुछ अध्यादेश जारी करना है तो वो देश हित में स्वविवेक से निर्णय लेकर जारी कर सकता है। उसके बाद पार्ट 6 राज्य सरकार का जिक्र किया गया है पार्ट 6 में। उसमें अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 200 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं वही बता रहा हूँ जो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से अधिक क्वेश्चंस बनने की उम्मीद रहती है या जहाँ से अधिक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है,
इसीलिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अनुच्छेद, ये आपको एकदम से मतलब दिमाग में फिट कर लेना ही है, ठीक है। बाकी कोई रह जाए तब भी चलेगा, लेकिन ये तो आपको याद करनी है, ठीक है। तो अनुच्छेद 163 राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में कहता है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है। जैसे कि प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, किसके लिए करता है? राष्ट्रपति के लिए, ठीक है। जो राष्ट्रपति जो कार्य करता है उसके लिए मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री जो रहता है वो राज्यपाल की सहायता के लिए राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए भी एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 200, राज्यपाल का विधेयकों पर अनुमोदन। राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयक को स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकृत कर सकता है या राष्ट्रपति को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, राज्य में कोई विधेयक बनना है ना, या फिर कोई कानून बनना है, तो उसके लिए क्या होगा, वो जाएगा किसके पास? राज्यपाल के पास, है ना। तो राज्यपाल उस पर क्या क्या कर सकता है? या तो वो कह सकता है कि ठीक है मेरी स्वीकृति है, आप इसको कर दो भैया, हो गया, अप्लाई कर दो। लेकिन अगर वो चाहे तो मना भी कर सकता है कि नहीं मैं इसकी स्वीकृति नहीं देता हूँ, है ना, अस्वीकार कर सकता है। या फिर वो क्या कर सकता है, वो कह सकता है कि मैं इसको राष्ट्रपति के पास भेजूँगा, ठीक है। तो वो राष्ट्रपति के पास भेज देता है, फिर राष्ट्रपति उस पर अपना विचार विमर्श करते हैं कि वो राज्य के हित में है या नहीं है। अगर वो हित में है तो वो स्वीकृति दे देते हैं, और हित में नहीं है तो वो अस्वीकृत भी कर सकते हैं। उसके बाद आती है न्यायपालिका, जुडिशरी। इसमें अनुच्छेद 124 और 214, ठीक है। तो 124 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के बारे में कहता है। भारत का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। अब राष्ट्रपति जो रहता है वही मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के, और अन्य न्यायाधीश जो भी होते हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति ही मुख्य और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करवा सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में कहता है। प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह के लिए उच्च न्यायालय होगा। तो प्रत्येक राज्य में एक अलग अलग उच्च न्यायालय हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 3 राज्यों का मिला के एक हाई कोर्ट हो जाए और एक उच्च न्यायालय हो जाए, ठीक है। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 214 में। इसके बाद आता है पार्ट 12 वित्त संपत्ति और अनुबंधन। इसमें अपन एक अनुच्छेद देखेंगे जो है 280। वो क्या है? वित्त आयोग के बारे में कहता है। केंद्र और राज्य के बीच करों के वितरण की सिफारिश करता है। केंद्र और राज्य के बीच जो कर हैं उनके वितरण रहते हैं, उसकी सिफारिश कौन करता है? अनुच्छेद 280 के माध्यम से की गई है। प्रत्येक 8 वर्ष में गठित वित्त आयोग हर 5 वर्ष में गठित होना अनिवार्य है। उसके बाद पार्ट 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 370 के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। जम्मू और कश्मीर को इसके माध्यम से विशेष दर्जा दिया गया था। 2019 में संविधान अनुच्छेद 370 को हटाने का आदेश के तहत हटा दिया गया, ठीक है। तो 2019 में क्या हुआ? बीजेपी की जो सरकार थी उन्होंने अनुच्छेद 370 को हटा दिया। इसके द्वारा जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। उसके माध्यम से वहाँ पे जो है वहाँ पे अपना उन्होंने संविधान अलग से बना रखा था, वहाँ का झंडा अलग था। अगर कोई और राज्य का निवासी है, जैसे आप हैं, मैं हूँ, मैं जैसे राजस्थान का हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर में जाके अपने प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। अभी अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, तो आपको बाकी की जो राज्यों की तरह नॉर्मल राज्य हैं इसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर भी हो गया है। उसके बाद पार्ट 22 संविधान संशोधन, ठीक है। अनुच्छेद इसमें अपन देखेंगे 368। अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया इसमें दी गई है कि किस प्रकार से आप संशोधन कर सकते हो संविधान में। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार प्राप्त है। कुछ संशोधन संसद के विशेष बहुमत से होते हैं, कुछ राज्यों की मंजूरी के साथ होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज का हम यहीं तक रखते हैं।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें। थैंक यू।